हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर पीएफएक्स। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा फोटोशॉप के बेसिक ऊपर, तो मैं हाजिर हूं ये ट्यूटोरियल लेके। आज हम फोटोशॉप का बेसिक कवर करेंगे, जहां हम ये देखेंगे कि फोटोशॉप काम कैसे करता है और उसे यूज में कैसे लाया जाए। अगर आपको फोटोशॉप बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप ये देख के कुछ सीख पाएंगे और कुछ जान पाएंगे। जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं YouTube में ट्यूटोरियल बनाता हूँ। ये मेरा YouTube पेज है। साथ ही साथ मेरा एक फेसबुक का पेज है जो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग अपना काम पोस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग अपना क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जवाब देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आपका बनाया हुआ चीज़ को देखते हैं, उनका तारीफ करते हैं या कुछ। तो अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। आप अगर सर्च बार में जाके प्रोफेसर पीएफएक्स लिखेंगे और सर्च करेंगे, उसके बाद आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। ट्यूटोरियल जो होगा हमारा वो पार्ट में होगा, क्योंकि वो समझने में आसान रहेगा और आप कोई भी पार्ट में एक बार में जंप कर पाओगे। तो चलिए आज का हम ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। ट्यूटोरियल के इस भाग में हम देखेंगे कि कोई भी नया इमेज या डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको कोई इमेज आप फोटो खींचे, क्लिक किए अपना मोबाइल से या अपना कैमरा से, आप चाहते हैं उसे ओपन करना यहाँ पे, या फिर कोई और इमेज जिसे आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है उसे चाहते हैं आप यहाँ ओपन करना, तो आप सिंपली फाइल में जाएंगे और यहाँ पे ओपन करके एक कमांड है जो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर में होता है, और उसके बगल में उसका शॉर्टकट भी है। आप यहाँ देखेंगे कि मैक्सिमम जो टूल है जो ज़्यादा यूजफुल है उसका शॉर्टकट है। एडोब का जितने सॉफ्टवेयर होते हैं वो शॉर्टकट में बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे ओपन है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल ओ है, तो आपसे याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम से हम लोग कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे बजाय यहाँ आने के। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ टैब खुल जाएगा जो मेरा हार्ड ड्राइव में दिखाता है कि कहाँ पे आप क्या रखे हैं। तो यहाँ मैंने डेस्कटॉप में कुछ फोटो रखा है तो हमें यहाँ दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे कोई भी इमेज को क्लिक करके अगर ओपन प्रेस करूंगा या डबल क्लिक करूंगा तो वो इमेज ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ इस फोटो को क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये हमारा इमेज ओपन हो गया। ये तो एक तरीका है, और बहुत सारा तरीका है कोई भी इमेज को यहाँ लाने का। जैसे मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में एक फोल्डर है, अब मैं चाहता हूँ इसका इमेज को यहाँ लाने का। तो मैं सिंपली इमेज को फोल्ड करूंगा और ड्रैग करूंगा, छोड़ूंगा नहीं जब तक वो मेरा फोटोशॉप में नहीं आ जाए। जब वो फोटोशॉप में आएगा तो वहाँ कॉपी दिखाएगा या फिर कुछ और सिंबल बन जाएगा, तो फिर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये हमारा फोटोशॉप में आ गया। ये एक तरीका है। और एक तरीका ये है कि आप कोई भी इमेज है, जैसे मेरा इसका राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी जाता हूँ तो आप देखिए जेपीजी इमेज है। जो भी फाइल आपको फोटोशॉप से ओपन होगा उसके राइट क्लिक में ऑप्शन रहेगा ओपन विथ फोटोशॉप कर देंगे तो अपने आप वो फोटोशॉप से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप इस इमेज में जो करना चाहे कर सकते हैं। ये होने के बाद बहुत बार ऐसा होगा कि आप कोई इमेज लाना नहीं चाहते हैं, आप यहीं पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे, न्यू जो है एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो बिल्कुल एक ड्राइंग पेपर जैसा होगा, वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद ये टैब आएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो है नेम। जो आपका डॉक्यूमेंट जो बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, तो हर चीज का रीनेमिंग करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैंने रीनेम कर दिया, और यहाँ पे कस्टम है। कस्टम में देखेंगे बहुत सारे प्रीसेट है। प्रीसेट में देखिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फोटोज, वेब। तो मैं बताता हूँ होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया इंटरनेशनल पेपर, तो इसके बहुत सारे सब कैटेगरीज मिल जाएंगे आपको, जैसे A4, A3, ये सब आपने पहले भी कहीं सुना है। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक डायमेंशन होगा आपका डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे उसके नीचे आप देखेंगे वेब भी है जो डील करेगा आपका डिजिटल मीडिया से। बहुत सारे सब कैटेगरीज है जिसमें आप कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसे 800 बाई 600 लेता हूँ, मैंने ले लिया। इसके नीचे ठीक नीचे जो इसका विड्थ था वो यहाँ आ गया है, और ये पिक्सल में है जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है रेजोल्यूशन।
जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ क्या करने वाले हैं। अगर आप कुछ बना रहे हैं जो प्रिंट होने वाला है तो 72 में वो काम नहीं करेगा, वो बहुत ही ख़राब आएगा, पूरा पिक्सलेट हो जाएगा। पर अगर आप इसे डिजिटल मीडिया के लिए बना रहे हैं, मतलब पीसी, मोबाइल या फिर इंटरनेट जो भी, तब आप इसे 72 छोड़ सकते हैं। 72 डिजिटल मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। और नेक्स्ट चीज़ उसके नीचे है कलर मोड। कलर मोड जो होता है वो डिफाइन करता है कि आपका जो कलर स्पेस होगा वो क्या होगा। जैसे कि अभी ये RGB है, RGB इन सब में से सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट है, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा स्कोप देता है कलर में। आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें कलर का वेरिएशन बहुत अच्छा आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा, जो खासकर डिजिटल मीडिया के लिए होता है। उसके ठीक नीचे CMYK है। CMYK जो होता है, जिसका शॉर्टकट है सैन मजेंटा येलो की, और की जो होता है वो ब्लैक होता है। तो ये जो होता है CMYK होता है, वो होता है प्रिंटिंग के लिए। आप जब प्रिंट करेंगे तो आपका कलर मोड जो होना चाहिए वो होना चाहिए CMYK। CMYK क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो कलर हम लोग मॉनिटर में देख पाते हैं वो कलर को प्रिंट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए CMYK। इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आपको प्रिंट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि शुरू से ही उसे CMYK रखा जाए। आप उसे बाद में भी RGB में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर बहुत से लोग, अगर उसे पता है कि वो प्रिंट करना है, तो CMYK रखना बेहतर होगा, क्योंकि कलर जो होता है वो कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा डिसैचुरेट हो जाता है। तो अगर आपको पता है कि आपको इसे प्रिंट करना है तो इसे आपको CMYK में रखें और उसके ऊपर काम करें तो बेहतर होगा। तो मैं यहाँ इसे RGB में छोड़ देता हूँ। यहाँ प्रीसेट में एक बहुत सुंदर ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड जो है बहुत यूज़फुल है। जैसे कि आपने इंटरनेट में कोई इमेज को कॉपी किया, Ctrl+C करके कॉपी किया और उसे अब पेस्ट करना है। जब आप फोटोशॉप में आएंगे और क्लिपबोर्ड का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो होगा क्या, जो इमेज आपने कॉपी किया है उसका डायमेंशन ये ऑटोमेटिकली ले लेगा और सिर्फ आपको क्लिपबोर्ड में जाके ओके प्रेस करना होगा। उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा व्हाइट कलर का पेपर के साथ, और वहाँ पेस्ट करेंगे तो एग्जैक्टली वो डॉक्यूमेंट का साइज और डॉक्यूमेंट का रेजोल्यूशन सब उसमें रहेगा। तो ये बहुत यूज़फुल होता है जब आप कहीं से कुछ कॉपी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे वेब में छोड़ देता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। और यहाँ पे देखिए एडवांस का ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ जो बैकग्राउंड जो है वाइट रहेगा, तो ज़्यादातर लोग वाइट ही रखते हैं, इसमें कुछ ख़राब बात नहीं है, हटाना चाहे बाद में हट सकता है। तो मैं यहाँ इसे सेटिंग को ऐसा रख के प्रेस करता हूँ ओके। तो आप देखिए हमारे पास एक बहुत सुंदर सा एक ड्राइंग पेपर टाइप का आ गया है, जिसे हम फोटोशॉप का भाषा में कैनवास कहते हैं। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट बन गया। तो इस पार्ट में इतना ही, अगले भाग को आप जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, ट्यूटोरियल के इस भाग में हम ये देखेंगे कि लेयर पैलेट जो होता है वो कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। फोटोशॉप में बहुत ऐसे टूल है जिसे अगर आप नहीं जाने तो भी आपका काम चल जाएगा, आप फोटोशॉप में कुछ ना कुछ कर लेंगे। पर लेयर का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जिसे अगर आप नहीं जाने तो आप फोटोशॉप में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये फोटोशॉप का बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल है, क्योंकि यही डिफाइन करता है फोटोशॉप को कि फोटोशॉप काम कैसे करता है। तो आपको जो देख सकते हैं कि हमारा लेयर पैलेट जो है वो यहाँ पे है। ये है हमारा लेयर पैलेट, जो कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा लेयर पैलेट है, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा है, पर इसका काम जो है वो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गलती से अगर आप इसको ऐसे बंद कर दिए है और आपको दिख रहा नहीं है आपका लेयर पैड, तो एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है F7, जो प्रेस करने से आपका लेयर पैड वापस आ जाएगा। या फिर आप विंडो में जाके यहाँ पे आपका लेयर पैड है, इसे ऑन कर सकते हैं। इसका बगल में आपको शॉर्टकट दिख सकता है, आपको F7 है जिसका शॉर्टकट, यहाँ क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ था वहीं चल जाए, तो मैं विंडो में जाऊँगा, वर्कशॉप में जाऊँगा और अपना रीसेट प्रोफेसर VFX जो हमारा वर्कशॉप का नाम है वो रीसेट करूँगा, तो वहाँ वापस चल जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ कि लेयर जो पैलेट है ये काम कैसे करता हूँ। तो मैं एक नया ब्लैंक कैनवास लेता हूँ, न्यू में क्लिक करूँगा। इसके बाद में जो सेटिंग है यहाँ पे मैं यहाँ रहने देता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा वाइट से फिल है, पर मुझे वाइट नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक चाहिए। तो यहाँ आप देखिए दो कलर का छोटा बॉक्स है, एक आगे एक पीछे। आगे वाले को बोलते हैं फोरग्राउंड और पीछे वाले को बोलते हैं बैकग्राउंड। आगे वाला में क्लिक करके यहाँ पे मैं ब्लैक लूँगा, जो पहले से ही था,
मैं यहाँ ब्लैक लेता हूँ। ये लेने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, ग्रेडियंट जहाँ पे है वहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे है पेंट बकेट टूल जिसका शॉर्टकट जी है, और उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरा कलर यहाँ फिल हो गया। उसका एक शॉर्टकट भी है, आपको यहाँ इतना टूल में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अगर ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये कलर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ, कुछ खास नहीं, सिंपल सा कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ। मेरा ब्रश का जो कलर है, ये हमारा ब्रश है, इसका जो कलर है वो वही होगा जो यहाँ पे रहेगा। तो मैं यहाँ पे अगर जो भी लूँ वही पेंट होगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक ग्रीन लेता हूँ और यहाँ पे से पेंट करता हूँ सिंपली। तो इस तरह मैं इसे पेंट कर लेता हूँ। ये पेंट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये गलत जगह हो गया, अब मैं चाहता हूँ थोड़ा ये ऊपर हो, तो मैं अपना मूव टूल लूँगा और इसे मूव करूँगा। तो आप देखेंगे एरर मैसेज आ रहा है, ये मूव नहीं हो रहा है क्योंकि क्या हुआ, मैंने पूरा मैंने ब्रश किया वो उसी लेयर के ऊपर कर दिया जिस लेयर में मेरा ये ब्लैक था। अब यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं अब प्रेस करूँगा कंट्रोल जी, कंट्रोल जेड जिससे पीछे जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट जेड जिससे मल्टीपल बार पीछे जाएगा। उसके बाद मैं एक नया लेयर बनाऊंगा। नया लेयर बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, कंट्रोल शिफ्ट एन दाबेंगे तो नया लेयर बन सकता है, तो इसका शॉर्टकट है। या फिर आप यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका नया लेयर बन जाएगा। ये देखिए, ये आपका लेयर भी पूरा ब्लैंक है। यहाँ पे जो देखिए आई बना है, ये करने से ये ऑन और ऑफ होता है। आपका लेयर जो रहेगा यहाँ क्लिक करने से ऑन और ऑफ होगा। मैं नीचे वाले लेयर को ऑफ करूँगा तो अब मेरा सिर्फ आगे जो लेयर है वो दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ नहीं है। ये चेकर बॉक्स जो आप दिख रहा है, चेकर जो बना हुआ है, ये फोटोशॉप का तरीका है बोलने का कि इस लेयर में कुछ भी नहीं है, मतलब ये पूरा ब्लैंक है। अब मैं नीचे वाला ऑन करता हूँ और अब मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ। मैंने फिर ऐसे कुछ ड्रॉ कर लिया और अब मैं मूव टूल लेके इसे मूव करूँगा। तो देखिए मैं मूव कर पा रहा हूँ, बहुत इजीली मूव कर पा रहा हूँ। मैं जहाँ चाहे वहाँ इसे रख सकता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ही एक सेपरेट लेयर में है, आप देख सकते हैं। और मैं फिर एक नया ले लेता हूँ और इसके बाद मैं फिर कुछ पेंट करता हूँ। अब मैं इसका कलर चेंज कर लूँगा। अब मैं ये कलर से इसे यहाँ पे पेंट करता हूँ। मैंने यहाँ इसे पेंट कर लिया। अब ये देखिए, ये दोनों एक सेपरेट लेयर में है। मैं दोनों को अलग से मूव कर सकता हूँ, इसे मूव कर सकता हूँ, इसे अलग से मूव कर सकता हूँ। तो इस तरह हमारा काम जो होगा बहुत सिंपल हो जाएगा। जब मैंने फोटोशॉप सीखना शुरू किया था तो मुझे जिसने फोटोशॉप सिखाया था उसने ऐसा कहा था कि कुछ भी करो, नया करो तो उसको एक नया लेयर में करो। कुछ भी चीज़, छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा एक डॉट भी अगर आप कर रहे हैं तो उसे एक डिफरेंट लेयर में करें, किसी लेयर के साथ उसे मर्ज ना करें, ताकि आपको बाद में उसे हटाने या फिर चेंज करने में बहुत ही आसानी पड़ेगा। तो इस तरह से काम करता है ये लेयर कॉन्सेप्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पर्पल लाइन है वो ग्रीन लाइन के पीछे चल जाए। अभी देखिए पर्पल ऊपर है, ग्रीन नीचे है। मैं लेयर 2 जो है यहाँ, इसे अगर ड्रैग करके इन दोनों लेयर के बीच छोड़ दूंगा तो अब देखिए हमारा पर्पल लाइन ग्रीन लाइन के नीचे चल गया है। और एक चीज़ है, मैं यहाँ इसे रीनेम कर सकता हूँ। अगर इसके नाम पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन आएगा। तो मैं अब डाल दूंगा पर्पल। हमेशा अपना लेयर को रीनेम करें क्योंकि अभी तो यहाँ 2 या 3 लेयर है, पर ऐसा सा होता है कि एक फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में कम से कम 100 लेयर बनते हैं। अगर आप कुछ बड़ा कुछ करने जा रहे हैं तो 100 भी शायद कम पड़ जाए। तो यहाँ पे ऐसे सिंपली वैसे इसे रीनेम कर सकते हैं। अब मैं अपना एक डॉक्यूमेंट खोलता हूँ जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। अगर आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट तो आपको मिल जाएगा। ये हमारा डॉक्यूमेंट है, जो हमारा इंटरफेस है उसे मैंने जब बनाया था वो कैसे बनाया था। तो यहाँ देखिए कुछ टोटल 7 लेयर है। सबसे नीचे अगर मैं यहाँ पे आई को बंद करके ड्रैग करूँगा तो सब एक साथ बंद हो जाएगा। तो सबसे नीचे में बैकग्राउंड था, उसके ऊपर एक एरो है, उसके ऊपर दूसरा एरो है, इसके ऊपर तीसरा एरो है और यहाँ पे उसका नेमिंग है। तो इस तरह मैंने काम किया था। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि पूरा नेमिंग एक साथ आ जाए, एक ग्रुप में बन जाए। तो मैं सबको एक साथ सिलेक्ट करूँगा। पहले सबसे ऊपर सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद आखिरी सेलेक्ट करूँगा और प्रेस करूँगा कंट्रोल जी। कंट्रोल जी करने से ये पूरा ग्रुप बन जाएगा, जिसका शॉर्टकट यहाँ अवेलेबल है, जिससे आपका ये पूरा एक फोल्डर में आ जाएगा। मैं सबसे ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आखिरी सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे ग्रुप का एक बटन है जो क्लिक करूँगा तो ये सब एक ग्रुप में आ जाएगा। पर मुझे शिफ्ट प्रेस करना होगा, शिफ्ट प्रेस करके इसे क्लिक करूँगा
तो सबका सब एक ग्रुप में आ गया। आप देख सकते हैं इस ग्रुप के अंदर सब कुछ है, एक फोल्डर जैसा बन गया है। मैं इस ग्रुप का नाम कर देता हूँ टेक्स्ट। अब ये पूरा पूरा ग्रुप एक साथ कंट्रोल हो सकता है। मैं पूरा पूरा टेक्स्ट को एक साथ बंद कर सकता हूँ और ऑन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं इन सब एरो का भी एक ग्रुप बना देता हूँ। कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, बहुत ईजी है शॉर्टकट इसका, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरो। तो इस तरह से मैं सबका ग्रुप बना के उसे अंदर डाल सकता हूँ। अब मैं इसे अनग्रुप करूंगा, लेयर, अनग्रुप लेयर, लेयर, अनग्रुप लेयर। अब मैं इस लेयर को चाहता हूं मैं कि ये लॉक हो जाए, ये मूव ना हो, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, बार बार ये मूव हो जा रहा है, एक जगह फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए एक लॉक बटन है, इसमें क्लिक करने से ये आपका लॉक हो जाएगा। अब बाकी सब कुछ मूव होगा पर वो कभी मूव नहीं होगा। तो इसका अगर फिर से मूव करना है तो फिर लॉक बटन में क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। और एक चीज, अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेयर में काम करना है, जैसे कि मैं एक ब्रश लेता हूं और यहाँ पेंट करता हूं, तो आप देखिए जब मैं पेंट कर रहा हूं तो ठीक इस लेयर के ऊपर वो पेंट हो रहा है। मैं इसे बड़ा कर देता हूं, यहाँ राइट क्लिक करके लार्ज थंबनेल करता हूं तो ये बड़ा हो गया। जब मैं इसे पेंट कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं एरो के ऊपर हो जा रहा है, पर मैं चाहता हूं मैं पेंट सिर्फ इसके ऊपर हो और किसी के ऊपर ना हो। तो मैं ये सिलेक्ट करके इस बटन पे लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल कर दूंगा। इसके जब मैं पेंट करूंगा तो बस इसी में पेंट होगा और किसी में पेंट नहीं होगा। तो ये कुछ टेक्निक है जो आपका बहुत काम आएंगे आगे जाके। लेयर कॉन्सेप्ट जाना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए कुछ भी नया काम करे तो इसे नया लेयर में डाल दे, तो इसका आपका काम बहुत ही सिंपल और इजी पड़ेगा आपको। तो ये डॉक्यूमेंट आपके ठीक इस वीडियो के लिंक के नीचे मिल जाएगा आपको। आप उसे डाउनलोड करें, उसमें काम करें, आपको मजा आएगा, और प्रैक्टिस करें तो आप लेयर कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर हो से समझ पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्म टूल कैसे काम करता है ये देखेंगे। ट्रांसफॉर्म टूल फोटोशॉप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये हम बहुत ही रेगुलर यूज़ करते हैं। इसे यूज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ता है, जैसे कि यहाँ आप देखें दो इमेजेस है, यहाँ एक बिल्डिंग है और यहाँ एक लोगो है। तो मैं अभी चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग में ये लोगो लगा हो, यहाँ पे कुछ इस जगह में। तो इसके लिए हमें इस लोगो को पहले वहाँ लाना होगा। वहाँ लाने के लिए हम कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो पहले जो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी किया मैंने और यहाँ मैंने पेस्ट किया। अब मैं थोड़ा इसका वाइट बैकग्राउंड को हटा देता हूँ। मैंने वाइट बैकग्राउंड हटा दिया है। अब यहाँ सिर्फ लोगो है। अब मुझे लोगो यहाँ पे सेट करना है। तो आप देखिए जब मैंने यहाँ से यहाँ पे ये लेके आया लोगो, तो ये अपने आप कुछ साइज लिया है। ये साइज इसे कोई लेने को नहीं कहा, इसने इसे अपने आप लिया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आप जब इस इमेज में जाएंगे और इस इमेज के नाम पे राइट क्लिक करेंगे, इस इमेज के नाम पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आके यहाँ पे है इमेज साइज। यहाँ पे देखिए इसका कुछ रेजोल्यूशन है 300 और इसका विड्थ है कुछ, इसका हाइट है कुछ। इसका मतलब है कि इस बिल्डिंग का विथ हाइट और रेजोल्यूशन उस इमेज से ज़्यादा है। तो आप देखें यहाँ पे कुछ 3888 है और जो इससे बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ऑटोमेटिक आके यहाँ पे छोटा हो गया। अगर बाय चांस लोगो का साइज होता है इससे ज़्यादा होता तो यहाँ के वो बड़ा हो जाता है, तो हमें फिर इसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ता। अभी ये छोटा है पर भी इसे मुझे सेट करने के लिए इसे ट्रांसफॉर्म करना होगा और थोड़ा और छोटा करना होगा, इतना बड़ा तो नहीं होगा। तो ट्रांसफॉर्म जो टूल है वो यहाँ पे अवेलेबल है, एडिट फ्री ट्रांसफॉर्म। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी। ये शॉर्टकट आप याद कर ले क्योंकि इसे आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो यहाँ देखे इमेज के आसपास एक बॉक्स जैसा बन गया है, इसके कॉर्नर में पॉइंट्स है। इससे ये तो समझ आ गया कि इसे पकड़ के हम ऐसे करेंगे तो ये छोटा और बड़ा होगा। पर आप देख रहे हैं जब मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो इमेज अपना पर्सपेक्टिव लॉस कर दे रहा है, उसका अपना रेशियो जो है वो खराब हो जा रहा है। तो वो रेशियो बने रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें शिफ्ट प्रेस करना चाहिए। जब भी हम ट्रांसफॉर्म करें शिफ्ट प्रेस करके छोटा बड़ा करेंगे तो उसका रेशियो जो है वो बरकरार रहेगा। अब मुझे ये लोगो यहाँ सेट करना है, उसके लिए मुझे इसे घुमाना होगा
और तो छोटा करना होगा। घुमाने के लिए बस सिंपल सा है, आप जब पॉइंट के पास लाते हैं तो हमारा एरो जो है वो ट्रांसफॉर्म के आइकॉन में बदल जाता है, पर और तो दूर जाएंगे तो वो रोटेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए मेरा जहाँ एरो है वो रोटेट का साइन आ गया इसमें। अब मैं इसे इजीली रोटेट कर सकता हूँ। तो मुझे ये यहाँ सेट करना है, तो इसके लिए मुझे इसे यहाँ लेके आना है, फिर कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, तो छोटा करता हूँ और इसे रोटेट करता हूँ। रोटेट करने से ये नहीं होगा, अब मुझे और कोई टेक्निक यूज़ करना होगा। तो अब मैं जब कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, कंट्रोल टी टू ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी, उसके बाद मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म का बहुत सारा ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे स्केल जो हमने किया, रोटेट जो हमने किया, स्क्रू क्या होता है, स्क्रू जब क्लिक करेंगे आप तो आप इमेज को हर पॉइंट की तरफ से डिस्टॉर्ट कर पाएंगे, जो अभी हमें काम आने वाला है। ये मैं देखता हूँ। उसके बाद है डिस्टॉर्ट जो है वो लगभग स्क्रू जैसा ही काम करता है। ये भी आपके इमेज को पॉइंट वाइज डिस्टॉर्ट करने में काम आता है। और इसके बाद है रैप जो है वो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इससे बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि ये इमेज के हर जगह में एक पॉइंट देता है जहाँ से हम इमेज को बढ़ा के या घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, मैं इमेज को यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ बहुत इजीली। इस तरह से ये काम करता है रैप। उसके बाद रोटेट है, 180 रोटेट, ये पूरा उल्टा हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल और बहुत सारा ऐसा कुछ है। तो अभी मैं यहाँ पे इसे सेट करता हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा स्क्रू यूज़ करके इसे यहाँ पे रख दूंगा और इसे यहाँ रख दूंगा। हाँ, ऐसा कुछ। मैं जूम कर रहा हूँ, जूम करने के लिए मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस, और मैं यहाँ इसे रख देता हूँ, यहाँ सेट कर लेता हूँ। तो मुझे एक लाइन मिल गया है, यहाँ रख लेता हूँ और इसे यहाँ। जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, किसी चीज़ को कहीं सेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप कुछ रेफरेंस जैसे कुछ पॉइंट्स, लाइंस कुछ ऐसा मिल जाए आपको, तो आपका काम इजी हो जाएगा। और ये आपको हमेशा ही मिलेगा। मैं सोचा था कि शायद कभी ऐसा हो कि आपको कुछ नहीं मिले, आपको अपना इमेज सेट करने के लिए, पर ऐसा होता है कि आपको अक्सर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मैं यहाँ इसे छोड़ता हूँ। अब मैं इस तरफ आऊँगा, अब इस तरफ आके इसे यहाँ सेट करता हूँ। पहले इसे लेके आता हूँ, इसे भी लेके आता हूँ, नहीं तो एक साथ मूव करना होगा मुझे। यहाँ पे इसे और इसे यहाँ पे सेट करना होगा। थोड़ा मूव कर लूँगा उस तरफ और फिर एक बार स्क्रू लेके कंट्रोल टी, स्क्रू थोड़ा नीचे करूँगा, इसे थोड़ा नीचे करूँगा। अब आप देखें, अब ये लग रहा है कि लोगो वहीं पे है। तो इस तरह से आपका ट्रांसफॉर्म टूल काम करता है। और एक चीज़, मैं इसे बंद करने के पहले और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं इसमें दिखाऊंगा वो चीज़। यहाँ पे देखिए, जब आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसे अनलॉक करता हूँ, डबल क्लिक करूँगा तो अनलॉक हो गए, अनलॉक। जब मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो बीच में एक चीज़ आता है जिसे हम कहते हैं एंकर पॉइंट। अब मैं जैसे इसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये मिडिल से रोटेट हो रहा है, पर मैं जब एंकर पॉइंट को कहीं और रख दूँ, तो जैसे मैं यहाँ इसे साइड में कर दूँ, यहाँ पे रख दिया मैंने एंकर पॉइंट, अब मैं रोटेट करूँगा तो ये वहाँ से रोटेट हो रहा है। मतलब ये एंकर पॉइंट जो है वो आपके एक्शन को एंकर करेगा कि वो कहाँ से वो काम होगा। आप फिर इसे वापस यहाँ ला के रख सकते हैं और ये इजीली फिर से रोटेट होगा। तो इस तरह ये काम करता है एंकर पॉइंट। इस भाग में इतना ही। ट्यूटोरियल के इस भाग में हम जूम इन और जूम आउट का बेसिक को जानेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी करें फोटोशॉप में, आप अक्सर अपना इमेज को बहुत सारा वक्त
मूव करने में बिताएंगे। बहुत बार जब हम डिटेल में काम करते हैं तो बहुत ही जूम करके हमें काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स अवेलेबल है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैग्नीफाई है, जिसका यहाँ पे ऊपर जाएंगे ऑप्शन बार में तो प्लस और माइनस का ऑप्शन रहता है। प्लस करके आप इसे क्लिक करेंगे तो ये जूम होगा, और फिर यहाँ माइनस है जिससे माइनस करेंगे तो ये छोटा होगा। जब ये जूम करूँगा मैं, उसके बाद मुझे जब मूव करना है तो यहाँ हैंड टूल है जिसे लेके मैं इसे ईजिली मूव कर सकता हूँ। ये एक तरीका है इसे जूम करने का और मूव करने का। और एक तरीका आपको मिल जाएगा, विंडो में जाएंगे तो यहाँ है नेविगेट। ये हमारा नेविगेट है, यहाँ जैसे स्टीयरिंग व्हील जैसा है, और यहाँ पे माउंटेन बना हुआ, छोटा माउंटेन बड़ा माउंटेन। छोटा मतलब ये जूम आउट होगा और बड़ा मतलब ये जूम इन होगा। और यहाँ पे जो इसका एक स्लाइडर है इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर देखिए आप कि फोटोशॉप को पता चल जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पे है, तो उसके आसपास एक रेड मार्क बना देता है। आप जिसे लेके आराम से मूव कर सकते हैं, आपका जहाँ मन वहाँ पे इसे आराम से मूव कर सकते हैं। ये हो गया डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट करने का तरीका। पर ये जो दो तरीके हैं, हम ये दो तरीके कभी भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये तरीका बहुत ही स्लो है और बहुत ही अनफेमिलियर है। तो जो तरीका हम यूज़ करेंगे वो है, हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे जो अक्सर यूज होता है। जैसे कि अभी मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया हुआ है और मुझे कुछ जूम करके ब्रश करना है। तो जूम करने के लिए हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस प्रेस करने से ये जूम इन होगा और कंट्रोल माइनस प्रेस करने से ये जूम आउट होगा। जूम इन और जूम आउट कंट्रोल माइनस और प्लस से होता है। इसके बाद जब हम जूम करके मूव करना है, हमें अपना डॉक्यूमेंट को कहीं और जाना है, तो हम हैंड टूल का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि एक शॉर्टकट है जो हमारा करंट टूल को हैंड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारा करंट टूल देखिए हैंड में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही स्पेस बार को छोड़ देंगे, जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ पहुँचने के बाद स्पेस बार को जब छोड़ देंगे तो फिर से वो हमारा जो टूल था, जो ब्रश टूल था, वापस वहाँ पे आ गया। ये बहुत ही यूज़फुल है, आप इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट है जो है फिट टू स्क्रीन, मतलब आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आप चाहते हैं कि आपका स्क्रीन में पूरी तरह फिट हो जाए, तो उसके लिए आप कंट्रोल 0 प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो पूरी तरह स्क्रीन में फिट हो जाएगा। तो ये जो 3-4 शॉर्टकट है, इसे आप बहुत अच्छी से समझ लें क्योंकि हम इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो इसलिए कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस और स्पेस बार, ये 3 शॉर्टकट 4 शॉर्टकट है जो आप हमेशा यूज में लाएंगे। इस भाग में इतना ही। ट्यूटोरियल के इस भाग में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। ये जो दो चीज़ है, ये आपका काम बहुत ही जल्दी करने में और आपके काम में एक एक्स फैक्टर डालने का काम करेगा। ये जो चीज़ है ये है फिल्टर और ब्लेंडिंग मोड। तो इसके लिए मैं 2 इमेज लेता हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग मोड दिखाने के लिए आपको मिनिमम 2 इमेज चाहिए ही। तो यहाँ से मैं ये इमेज और ये इमेज लेता हूँ। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, दूसरा इमेज भी ओपन होगा। ये दोनों इमेज ओपन हो गया। अब मैं काम करूँगा, ये मेरा एक सिंपल सा एक इमेज है, एक पोस्टर एक मूवी का। अब मैं उस इमेज के ऊपर इस इमेज को डाल के इसे ब्लेंड करूँगा उस इमेज के साथ। तो कैसे होगा, मैं इसे कॉपी करूँगा, कंट्रोल A कंट्रोल C मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ मैं इसे पेस्ट करूँगा। तो इसके लिए आपको याद होगा कि जब भी हम कुछ नया एलिमेंट डालेंगे कुछ आर्ट वर्क में, तो हम एक लेयर बनाएंगे। तो लेयर बनाने का तरीका ये है कि यहाँ जो बटन है उसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया लेयर बन जाएगा। इस लेयर में मैं उसे पेस्ट करूँगा। मैंने उसे पेस्ट किया। अब मैं इसका साइज को पूरी तरह सेट कर लूँगा। तो मैं कंट्रोल T प्रेस करूँगा और ऐसा इसे साइज करूँगा कि ये नीचे वाले इमेज के साथ पूरी तरह फिट हो जाए। कंट्रोल T प्रेस करने के बाद ये हमारा गीजमा आ जाता है, जिससे हम इसे फिट कर लिया। अब मुझे ये ठीक ठाक लग रहा है। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन होता कहाँ है? ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो इस जगह होता है। यहाँ देखिए अभी नॉर्मल है। नॉर्मल होने से दोनों ही आपका लेयर अलग अलग है, दोनों में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मल को यहाँ से चेंज करूँगा। पहले मैं करूँगा डिजॉल्व में कुछ भी नहीं हुआ। डार्कन, मल्टीप्लाई, इस तरह से देख रहे हैं कि आपका इमेज नीचे वाले इमेज के साथ ब्लेंड होना शुरू हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग मोड है, जो आपका मन आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो एक के बाद एक आती जाएगा और ये बहुत सारा आपको ऑप्शन देगा अपने इमेज को
और ज़्यादा स्टाइलिश बनाने का। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि जब आप नॉर्मल जाएंगे तो यहाँ देखिए ओपेसिटी है जो अभी 100% है। ओपेसिटी जो होता है वो इमेज का ट्रांसपेरेंसी होता है, जिसे आप अगर ज़ीरो कर दें तो इमेज पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर आप उसे मिडिल में रखें तो इमेज आधा ट्रांसपेरेंट है और आधा विजिबल है। अगर इसे आप 100 कर देंगे तो ये पूरी तरह विजिबल हो जाएगा। अब मैं जब कोई मोड चूज़ करूँगा, दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जिसे हर ब्लेंडिंग मोड किस तरह काम करता हो ये पता होगा। ज़्यादातर लोग इसमें चेंज कर देखते हैं, जो उनके इमेज के लिए अच्छा होता है वो इसे चूज़ कर लेते हैं, उसे रख लेते हैं। आप भी ज़्यादा ना सोचें, बस जब आपको ज़रूरत पड़े तो ब्लेंडिंग मोड यूज़ करें। जैसे यहाँ देखिए लाइटनिंग जब यूज़ करते हैं तो यहाँ बहुत सुंदर इफेक्ट बनता है, पर ये जो ब्लू जो है बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका ओपेसिटी थोड़ा कम करूँगा। तो इस तरह से आप कोई भी इमेज को बहुत हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। ये होता क्या है कि अपने ये नीचे वाले लेयर से ब्लेंड होता है। जैसे कि आप नीचे वाला लेयर ऑफ कर देंगे तो ऊपर वाला लेयर भी नहीं दिखेगा, पर जब आप इसे नॉर्मल कर देंगे तो दिखेगा। अब मैं इसे करता हूँ लाइटन, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नीचे वो इमेज नहीं है उसके साथ ब्लेंड होने के लिए। जैसे मैं इसे ऑन करूँगा तो उसके पास एक इमेज है जिससे वो ब्लेंड होगा। इससे क्या होता है बस कि ये अपने नीचे वाले लेयर से ब्लेंड होता है। ये है सब ब्लेंडिंग मोड्स। इसे आप ट्राई करें, ये बहुत ही यूज़फुल है और आपका काम को ये बहुत ही बेहतर कर देगा। ये देखिए यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक इमेज में इसे दिखाना चाहता हूँ, इस दोनों इमेज को बंद करता हूँ। यहाँ मैं और 2 इमेज लेता हूँ। अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा फोटो है एक, और यहाँ पे एक ग्रंज पोस्टर है। इसे मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ इसे पेस्ट करूँगा। अब इसे ट्रांसफॉर्म कर लूँगा, ये बहुत ही बड़ा है तो इसे मैं थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लूँगा। इसे मैं ट्रांसफॉर्म करके सेट कर लिया। अब मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँगा तो देखेंगे किस तरह इफेक्ट करता है। देखिए ऐसा कुछ इफेक्ट आप बहुत बार देखे होंगे और आप सोचते होंगे कि इसे करते कैसे है। ये बहुत ही सिंपल है, इससे बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हैं आसानी से। तो इसमें से आप कुछ भी चूज़ करें और ये आपका इमेज को एक अलग तरह का लुक देगा। नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है फ़िल्टर। मुझे अभी भी याद है जब मुझे फ़िल्टर सिखाया गया था, जहाँ मैं सीखा था फोटोशॉप के बारे में, वहाँ पे जो फ़िल्टर का ऑप्शन है हमें फोटोशॉप की आखिरी क्लास में सिखाया गया था। इसका एक रीज़न है क्योंकि जो फ़िल्टर है वो कोई उसमें कुछ क्रिएटिव काम नहीं आता, क्योंकि वो एक तरह प्रीसेट है। आप कुछ भी अप्लाई करें, जैसे यहाँ एक आपका फ़िल्टर है और यहाँ आपका फ़िल्टर गैलरी है। इसे आप खोलेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा और यहाँ पे इसका साइज है जो मैं कम कर दूंगा, फिट इन व्यू जो इसे फिट कर देगा। अब यहाँ बहुत सारे प्रीसेट्स हैं जिसे आप काम में ला सकते हैं। हर प्रीसेट का साइड में आपको उसका ऑप्शन मिल सकता है जिसे आप थोड़ा सा चेंज करके अपना इमेज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे प्रीसेट आप बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें से एक दो जो है बहुत फेमस है, जैसे कि डिफ्यूज़ ग्लो, जो बहुत आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा काम आता है। और ये ऑप्शन बहुत सारे और भी फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। तो ये बहुत सारे प्रीसेट है जिसे आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें होता क्या है। ये डिफ़ॉल्ट बहुत सारा ऑप्शन देता है आपको, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा वक्त दें ब्लेंडिंग मोड्स को और फिल्टर को, तो आप इसमें बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर पाएंगे। इस भाग में बस इतना ही। हेलो फ्रेंड, ट्यूटोरियल के इस भाग में हम देखेंगे कि अपना डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बना लेते हैं पर उसे रखें कैसे, उसे प्रिजर्व कैसे करें, ये उन्हें पता नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ अनटाइटल्ड, इसका मतलब ये है कि इसका कोई नाम नहीं है और इसके बाद में यहाँ एक स्टार है। इसका मतलब ये है कि ये सेव भी नहीं है। अब मुझे इसे सेव करना है, तो सेव करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब फाइल में जाएंगे, हर एप्लीकेशन में फाइल के अंदर ही सेव का ऑप्शन आता है जिसका शॉर्टकट यूनिवर्सल है Ctrl+S। ये क्लिक करते ही साथ आपके सामने एक डायलॉग खुल जाएगा जिससे आप अपना फाइल सेव कर पाएंगे। यहाँ पे आपका नाम दे सकते हैं, यहाँ पे आप
मैं नाम दूंगा यहाँ पे सेव टेस्ट। सेव टेस्ट इसका नाम दिया मैंने। ये देने के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव अस फाइल टाइप। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अब आप कंफ्यूज है कि आपको करना किस में है, तो मैं 2-3 फॉर्मेट के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वो है पीएचडी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। वो आप तब सेव करेंगे जब आपको इस फाइल में दोबारा काम करना है। ये आप अपने लिए सेव कर रहे हैं ताकि इसे आप दोबारा चेंज कर पाए। यहाँ पे जेपीजी है जो इमेज को एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट करके उसे सेव करेगा। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ आप देख पाएंगे, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब वो एक सिंगल लेयर बन जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा उसे कैसे काम करता है वो। और यहाँ है पीएनजी। पीएनजी मतलब ये है कि जब आपका डॉक्यूमेंट में जैसे आपका कुछ बनाए हैं उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जैसे आपका कोई लोगो है या फिर आपका फोटो ही है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उस वक्त आप उसे पीएनजी या गिफ में सेव करेंगे। और बहुत सारा यहाँ कुछ है पर उतना का जानने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसे पीएचडी में सेव करता हूँ। मैंने इसे सेव किया, ओके। अब मैं इसे बंद करता हूँ। जब मैं इसे फिर ओपन करूँगा, मेरा फाइल खोजता हूँ मैं, कहाँ है मेरा फाइल, और यहाँ पे सेव टेस्ट है, तो मैं इसे खोलता हूँ। तो आप देखिए हमारा पूरा लेयर सुरक्षित है। अब इसे हम जो करना चाहे कर सकते हैं। जैसे मेनू का जगह हम कुछ और लिखना चाहते हैं तो वहाँ से लिख सकते हैं। पर अगर मैं इसे सेव करूं जेपीजी में, सेवस, एक बार जब वो सेव है तो आप सेव में नहीं जाएंगे, सेवस में जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस इसे प्रेस करेंगे। और अब मैं इसे सेव करना चाहता हूं जेपीजी में, तो हमारा जेपीजी यहाँ पे है और यहाँ क्लिक करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। जब आप इसे जेपीजी में सेव करेंगे उसके बाद अगर आप इमेज खोलेंगे, मैं इसे बंद करता हूँ। अब मैं उसे खोजता हूँ जेपीजी का इमेज है कहाँ, तो जेपीजी का इमेज जो है वो यहाँ पे है। अब मैं इसे खोलता हूँ तो आप देखें यहाँ सिर्फ एक लेयर है। ये पूरा आउटपुट के लिए है, ये लोगो दिखाने के लिए है, किसी को देने के लिए है, प्रिंट कराने के लिए है। पर ये आपको अपने लिए नहीं रखना है इसे, क्योंकि आप इसे बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। आई होप कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ट्यूटोरियल के इस भाग में मैं आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा, मैं बस आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप पूरी तरह नहीं जान सकते। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बच ही जाएगा। आप दिन रात मेहनत करेंगे तब भी कहीं ना कुछ छूट जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप फोटोशॉप नहीं जानते, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि फोटोशॉप में आप कुछ बना नहीं सकते। पहले आप ये सोचें कि आपको करना क्या है, उसके बाद आप सोचेंगे कि उसे कैसे करना है। पहले आप ये ना सोचें कि कैसे करना है, उसके बाद आप सोचेंगे कि क्या करना है। आपका दिमाग में होना चाहिए कि आपका आर्टवर्क कैसा होगा, क्या होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, आप कैसे करेंगे। वो टूल तो आपको मिल जाएगा या फिर आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको बता दूंगा। पर वो बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात है कि करना। आपको घर में 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठना होगा फोटोशॉप के सामने, उसे लेके करना होगा। बहुत सारे लोग फोटोशॉप बस यूं ही करते हैं और बहुत सारे लोग के लिए फोटोशॉप सब कुछ है। बहुत सारे लोग बस इस सॉफ्टवेयर से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और बहुत सारे लोग इसे सिर्फ इसलिए यूज करते हैं बहन का शादी का एल्बम बनाना है। तो ये दोनों जगह ही उतना इंपॉर्टेंट है, या फिर गर्लफ्रेंड का पिक्चर एडिट करना है, ये हर जगह उतनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप उस कहीं रुके ना, आप बढ़ते रहें, क्योंकि ये कंप्लीट होके रहेगा, आपका काम कंप्लीट होकर रहेगा। जैसे कि यहाँ बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको देखने में समझ नहीं आएगा कि क्या है, पर वो इतना जरूरत नहीं है आपको समझने का। जब आपको जरूरत पड़ेगा कि हाँ मुझे ब्रश चाहिए, तो यहाँ पे आप खोजेंगे कि ब्रश कहाँ है। ये ब्रश है, मैं इसे लूंगा, एक नया लेयर बनाता हूँ और इसे पेंट करूंगा, तो ये मेरा ब्रश है। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा कि क्या चाहिए, उसके बाद आपको खोजना होगा कि कहाँ पे है। और जो ये समझते हैं कि फोटोशॉप बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली समझ आने वाला सॉफ्टवेयर है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में मोस्ट यूज सॉफ्टवेयर है, इसलिए लोग इसे सोचते हैं कि ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, पर ये इजी सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये इजी सॉफ्टवेयर है तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा वक्त इसमें बिताते हैं इसे बस थोड़ा सा बेहतर जानने के लिए। बहुत सारे लोग उस मकाम में पहुंच गए कि उनके लिए मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ, वो सब उनके लिए कुछ नहीं है। वो एक अलग लेवल में इस सॉफ्टवेयर को देखते हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सॉफ्टवेयर सच में समझ आए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करते हैं दिन भर, उससे समय थोड़ा निकाल के इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताना होगा, और इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ, आपके फैमिली का कुछ पुराना फोटो है जिसे आप ठीक करना चाहते हैं, आपकी सिस्टर का शादी का एल्बम है जिसे आप बनाना चाहते हैं अपने तरीके से, आप अपना गर्लफ्रेंड का फोटो एडिट करना चाहते हैं, आप अपनी मम्मी का फोटो एडिट करना चाहते हैं, तो यही वो सॉफ्टवेयर है जो आपको वो करके देगा। और ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे लोगों के चेहरे में स्माइल ला चुका है, बहुत सारे को प्रपोज करने में हेल्प कर चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो आप पीछे ना हटे, इसे करें। मैं हूँ आपके साथ, मैं जितना हो सके करूँगा। मुझे भी ज़्यादा नहीं आता है, मैं भी सीख रहा हूँ, आपके साथ सीखूंगा। कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ आप मुझे सिखाएंगे, इस तरह से हम कुछ कर पाएंगे। ये मेरा ट्यूटोरियल नंबर 50 है। जिसने मेरा ट्यूटोरियल पहली बार देखा है उसे बताना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले बहुत सा ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, उसे आप एक बार देखें, कम से कम एक बार देखें, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा उससे। या फिर आप कुछ पर्टिकुलर ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं, या मुझसे पूछ सकते हैं कि आपका कोई ऐसा ट्यूटोरियल है जो आपने बनाया है इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। और मेरे जो फेसबुक का पेज है उसमें आप जाए, विजिट करें और वहाँ कुछ पोस्ट करें तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रोफेसर BFX, हमेशा आपके साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।